नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था की जो सीरीज है वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं। उस सीरीज के साथ साथ हमने पिछली क्लास के अंदर भाग नंबर 11 किया था। कौन सा भाग किया था? भाग नंबर 11, जिसके अंदर केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में मैंने आपको बताया था। केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। कितने प्रकार के संबंध होते हैं? 3 प्रकार के संबंध होते हैं। कौन कौन से? एक नंबर हमारा आ जाएगा वैधानिक संबंध या विधायी संबंध। विधायी। 2 नंबर आ जाएगा प्रशासनिक। और 3 नंबर क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा वित्तीय संबंध। कौन सा संबंध आ जाएगा? वित्तीय संबंध आ जाएगा। अभी विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, इनको तो भाग नंबर 11 के अंदर कवर किया था। कौन से अनुच्छेद के अंदर? 244 से लेके 253 तक कवर किया था। ठीक है, कहां से कहां तक? 244 से लेके 253 तक, लेकिन सॉरी 263 तक। ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो हमारे वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्यों के, वो भाग नंबर 12 के अंदर आएंगे। भाग नंबर 12 के अंदर अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक ये संबंध आएंगे। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंध है वो अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक आएंगे। 3 प्रकार के संबंध होते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 244 से 263 तक भाग नंबर 11 से रिलेटेड है। और जो वित्तीय संबंध है वो भाग नंबर 12 के अंदर अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक आएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखते हैं अनुच्छेद नंबर 264 हमारा क्या कहता है। वही बात, भाग नंबर 12 अनुच्छेद नंबर 264। 264 क्या कह रहा है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व, राजस्व होता है वित्त या धन के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। स्पष्ट विभाजन का ये मतलब होता है केंद्र और राज्य सूची के अंदर जितने जितने विषय रखे गए हैं, उन विषयों से जितनी भी इनकम आएंगी, जैसे केंद्र राज्य केंद्रीय सूची होती है ना, जो हमारी संघ की सूची होती है, उसके अंदर 100 विषय हैं। तो 100 विषय से जितनी भी इनकम आएगी वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पास। 61 विषय राज्य सूची के अंतर्गत हैं, तो इससे जितनी भी इनकम आएगी वो सारी की सारी इनकम किसके पास जाएगी? राज्य के पास जाएगी। तो स्पष्ट विभाजन हमें कहाँ पे मिलता है? अनुसूची 7 के अंदर हमें स्पष्ट विभाजन मिलता है। ठीक है, इसके बाद में संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर अधिरोपित कर सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर अधिरोपण कर सकता है। ये बात मैंने आपको अभी अभी मौखिक रूप से समझाई कि केंद्रीय सूची के अंतर्गत विषयों से जितनी इनकम आएगी वो जाएगी केंद्र सरकार के पास, और राज्य सूची के अंतर्गत जितनी इनकम आएगी वो जाएगी राज्य सरकारों के पास। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 265 के अंतर्गत क्या दे रखा है। 265 के अंदर क्या दे रखा है? 265 के अंदर ये दे रखा है, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा। विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? इस चीज का ये मतलब निकलता है कि कोई भी कर होगा, ठीक है, कोई भी कर होगा या प्राधिकार होगा, उसे अधिरोपित करने के लिए विधायिका का सहयोग लेना पड़ेगा। यानी कोई भी कर है वो कानून बना के ही लागू किया जाएगा। ठीक है, अगर संसद लागू करना चाहेगी तो उसे कानून बनाना पड़ेगा। अगर राज्य विधानमंडल लागू करना चाहेगा तो राज्य विधानमंडल को कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अभी विधानमंडल के अंदर और संसद के अंतर्गत मौखिक भाषा में बोल दिया विकल्प से प्रत्येक आदमी पे इतने इतने रुपए टैक्स लगेगा, तो वो चीज मान्य नहीं होगी। जो चीज मान्य होगी वो विधायिका के द्वारा बनाई गई होगी, वही चीज मान्य की जाएगी। समझ में आ गई ना बात? 265। 266 के अंतर्गत भारत और राज्यों की संचित निधियां। अभी आप सभी को पता है भी भारत और राज्यों की संचित निधियां होती हैं। केंद्र सरकार की अलग संचित निधि है, प्रत्येक राज्य की अलग संचित निधि है। ठीक है, ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्रित कर राजस्व जमा किए जाने तथा ऋण जमा किए जाते हैं, वह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि होती है। यानी जहां पे भारत सरकार का एकत्रित सारा का सारा पैसा रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे भारत की संचित निधि बोला जाता है। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि होती है।
जो कि संसद के अधीन रखी जाती है। और इसके ऊपर मालिकाना अधिकार या हक किसका होगा? इसके ऊपर अधिकार होगा संसद का। किसका अधिकार होगा? संसद का अधिकार होगा। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति से निकालना या जमा भारित नहीं किया जा सकता। यानी इस निधि से अगर धन निकालना हो या इसमें जमा करना हो तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। वो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? वो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी संसद की। संसद की पूर्व अनुमति से ही आप भारत की संचित निधि के अंदर धन जमा कर सकते हो या धन निकाल सकते हो। अनुच्छेद नंबर 267, इसके अंदर क्या है? आकस्मिक निधि। निधियां दो प्रकार की होती है, एक तो संचित निधि जिसका वर्णन या जिसका उल्लेख 266 के अंतर्गत मिलता है, आकस्मिक निधि 267 के अंतर्गत होती है। ठीक है। संसद को एक ऐसी निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है, इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। इसके द्वारा संसद के अधीन एक तो संचित निधि, दूसरी आकस्मिक निधि भी आएगी। वो किसके अधीन आएगी? वो संसद के अधीन ही आएगी। ठीक है। जिसमें संसद के द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। ठीक है। 268, कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है। अभी देख लेना, कर लगाने का या टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है? भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार को है। ठीक है। लेकिन भारत की सरकार को जो टैक्स इकट्ठा करके देगा वो कौन करके देगा? वो भारत के जितने भी राज्य आएंगे वो सारे के सारे भारत सरकार को टैक्स इकट्ठा करके देंगे। और जितना भी टैक्स एकत्रित होता है भारत सरकार के पास, उनमें से प्रत्येक राज्य को राज्य के द्वारा दिया जाता जितना भी कर होता है उसका 47% राज्य को देती है भारत सरकार। ठीक है। जैसे राजस्थान के अंदर से राजस्थान सरकार के द्वारा 100 रुपए टैक्स के रूप में जमा कराए उदाहरण के लिए, तो केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को वापिस कितने रुपए देगी? 47 रुपए वापिस अपना राज्य चलाने के लिए वापिस देती है। तो कितने प्रतिशत है वर्तमान के अंदर? इसके अंदर चेंजिंग होती रहती है और कौन करता चेंजिंग? संसद के द्वारा की जाती है। लेकिन वर्तमान के अंदर इसकी जो है प्रतिशत वो कितना होना चाहिए? 47% है। 47% जितना भी राज्य ने धन इकट्ठा करके दिया टैक्स के रूप में, तो केंद्र सरकार 47% धन राज्य को वापिस देती है अपने राज्य का चलाने के लिए। ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 269, संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, यानी राज्यों को सौंपे जाने वाले करों की बात हो रही है। कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क, कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति के अनुक्रमण के संबंध में शुल्क, रेलवे, समुद्र या वायु द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों का सीमा कर, ये सारे के सारे कौन एकत्रित करता है? ये सारे के सारे राज्य की राज्य सरकारें कलेक्ट करती है ये सारा का सारा टैक्स। ठीक है। कौन करता है? ये सारा का सारा टैक्स राज्य सरकारें कलेक्ट करती है। कुछ विषय होती हैं जो विषय केंद्र और राज्यों के अंदर अलग अलग बांटे जाते हैं। भी आप इन विषयों पे टैक्स इकट्ठा कर सकते हो। आप इन तो जितने विषय केंद्र सरकार की सूची के अंतर्गत आएंगे तो केंद्र सरकार इलेक्ट करेगा, जितने विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे तो राज्य सरकार उसको एकत्रित करेगी। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 270, केंद्र और राज्यों के बीच में केंद्रीय करों की आय को साझा करना। अभी ये केंद्रीय कर अलग होते हैं और राज्य के कर अलग होते हैं। इनकी जो आय होगी उनको जो राज्य हैं उनके बीच में केंद्र और राज्य कैसे साझा करते हैं उनके बारे में 270 के अंतर्गत बताया गया। 1 अप्रैल 1996 से प्रभावी संविधान के 18वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 270 के तहत आयकर को साझा करने की अनुमति, साझा करने के संबंधित पूर्व प्रावधानों की जगह अनुच्छेद 272 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क हैं जिसको राज्य और केंद्र सरकार के बीच में साझा किया जाता है। कौन सा शुल्क है? वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है जिसको केंद्रीय कर बोला जाता है और केंद्र और राज्यों के बीच में साझा किया जाता है। कहां से ये प्रभावी हुआ था? 1 अप्रैल 1996 से। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय उत्पाद कर प्रभावी हुआ? तो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रभावी हुआ था। ठीक है। इसके बाद में 271, संसद किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट किसी भी कर्तव्य या कर का अधिभार बढ़ा सकती है और ऐसे किसी भी अधिभार की पूरी आय भारत की
समेकित निधि से हिस्सा बनेंगी। किसका हिस्सा बनेंगी? भारत की। यहाँ पे संचित निधि है, किसका हिस्सा बनेंगी? भारत की संचित निधि से। यानी केंद्र सरकार के पास में ये अधिकार है भी, केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी क्षेत्र के अंदर टैक्स की मात्रा को बढ़ा सकती है, टैक्स की सीमा को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो वो किसका अधिकार होगा? जो बढ़ाई गई राशि होगी, बढ़ाई गई टैक्स के अंतर्गत जो राशि आएगी वो कहाँ पे जाएगी? भारत की संचित निधि के अंतर्गत वो राशि जाएगी। 272, वह कर जो संघ द्वारा और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच में वितरित किए जाते हैं। इनको इकट्ठा कौन करता है? इनको संघ इकट्ठा करता है, संघ इकट्ठा करके राज्यों के अंदर बांटता है। उन करों की चर्चा कहाँ पे है? 272 के अंतर्गत है। मैंने 270 के अंतर्गत आपको ये बात बताई थी कि जो कर राज्यों के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं और जो केंद्र के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, उनको आपस के अंदर बांटा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 273, जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम का कोई भाग असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को सौंप दिए जाने के स्थान पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां पारित की जाएगी जो विहित की जाए। यानी उत्पादों पर लगने वाला शुल्क क्या होता है? उत्पादों पर लगने वाला शुल्क प्रत्येक वर्ष शुद्ध आय के अंदर काउंट होता है सबसे पहले तो। ठीक है, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को सौंप दिए जाने के स्थान पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता और अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां पारित की जाएगी। यानी इन राज्यों को क्या किया जाता है? यहाँ पे ही होती है ना जूट की खेती ज्यादा, तो इन राज्यों को एक्स्ट्रा से अनुदान दिया जाता है। ठीक है, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 4 राज्य ऐसे हैं जिन्हें अलग से अनुदान दिया जाता है। और अलग से अनुदान आता कहाँ से है? जूट और जूट के उत्पादों पर जो भी शुल्क होता है उन सब से जो अनुदान आएगा वो अनुदान इन 4 राज्यों के बीच में अलग से या एक्स्ट्रा बॉन्ड के रूप में इन्हें दे दिया जाएगा। 274, कराधानों को प्रभावित करने वाले विधेयकों जिसमें राज्य की रुचि है में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों की आवश्यकता होती है, ऐसा कर या शुल्क जो किसी राज्य को सौंपा जाता है वहां की कुल आय को पूरा हिस्सा होता है। यानी जैसे केंद्र सरकार ने कोई भी, जैसे शराब पर लगने वाला कर राजस्थान सरकार को सौंप दिया, भी पूरे देश के अंदर कर लगेगा वो आप ही उसे एकत्रित करोगे। ठीक है, अगर संसद ने राजस्थान को सौंप दिया तो उस पे उसके ऊपर लगने वाला कर होगा ना, उसके ऊपर एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार का होगा जब तक संसद विधि के द्वारा राजस्थान सरकार से वापस नहीं ले लेती। ठीक है, किसके ऊपर होगा? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार का हक होगा। वहां की कुल आय का पूरा हिस्सा होता है। किसका होता है? राज्य को सौंप दिया जाता है। ये देखो, राज्य को सौंप दिया जाता है तो वहां की कुल आय का हिस्सा उसका होता है। 275, प्रत्येक राज्य को अनिवार्य वैधानिक अनुदान प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परिवार, स्व सहायता समूह, समुदाय मूलक रोजगार व सहसर्जित योजनाओं में यथा कृषि, उद्यानिक, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम, कौशल विकास और वन्य स्वास्थ्य गतिविधियों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होता है ये कर। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, किसके अंदर? योजनाओं के अंदर, कृषि के अंदर, उद्यानिक, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम, कौशल विकास, वन और स्वास्थ्य के ऊपर लगने वाला कर किसके अंतर्गत आएगा? 275 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 276 के अंदर क्या दे रखा है? राज्य के विधानमंडल का कोई कानून राज्य या नगर पालिका, जिला, ठीक है, नगर पाली जिला, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के शहर, व्यापार, धर्म के संबंध में करों से संबंधित नहीं है। रोजगार इस आधार पर आधारित है कि यह आय पर कर से संबंधित है। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल का कोई कानून नगर पालिका या जिला, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के शहर, व्यापार, धर्म के संबंध में करों से संबंधित नहीं है। ठीक है, राज्य का कानून इनके ऊपर नहीं लागू होता तो इनके ऊपर किसका कानून लागू होगा? केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। इनके द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स कहां पे जाएगा? केंद्र सरकार के पास में जाएगा। ठीक है, ये बात 276 के अंदर आपको बताई गई है। यानी पंचायत हो गया, स्थानीय निकाय हो गए, जितने भी आपको मैंने करवाए थे ना,
तो वो सारे के सारे भाग नंबर 9 के अंतर्गत जितने भी आते हैं उन सब के ऊपर वसूला जाने वाला कर किसके अंडर जाएगा? केंद्र सरकार के अंडर। 277 व्ययवृत्ति ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीसें जो इस समय संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार के द्वारा अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्रों या प्रयोजनों के लिए विधि पूर्वक उद्ग्रहित की जा रही हो। इसमें ऐसे कर आ जाते हैं जिनको क्या किया जाता है? जो संविधान लागू होने से पहले किनके द्वारा वसूले जाते थे? स्थानीय प्राधिकार, नगरपालिका के द्वारा वसूले जाते थे। वो सारा का सारा टैक्स किसके पास में जाएगा? वो सारा का सारा टैक्स कहाँ पे जाएगा? केंद्र सरकार के पास में एकत्रित होगा। और जब तक केंद्र सरकार चाहेगी भी संविधान लागू होने से पहले के कर कंटिन्यू रहें तो वो रहेंगे, जब तक केंद्र सरकार चाहेगी तब तक। अगर केंद्र सरकार ने कोई भी संविधान के अंदर छोटा बड़ा संशोधन करके इनको बंद कर दिया तो ये कर पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। 278 वैसे तो संविधान के अंदर नहीं है, लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना 1956, इसको क्या कर दिया गया था? इस अनुच्छेद को पूरी तरह से संविधान से हटा दिया गया था। तो 278वां जो अनुच्छेद है उसे कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया था? तो 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से हटाया गया था। 289 जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। यह भारत के राष्ट्रपति को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। 289 के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल के बारे में चर्चा की गई है। जीएसटी काउंसिल की आपको पता है, अभी जीएसटी का गठन या जीएसटी का जो बिल पास हुआ था वो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था? जो 101वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन आ जाता सीधा सीधा, जीएसटी का प्रारंभ कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 2016 के अंदर हुआ था। ठीक है, आपको इस बारे के अंदर पता होना चाहिए। अभी 280 के अंतर्गत क्या दे रखा है? 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में चर्चा कर रखी है। वित्त आयोग है, वित्त आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वर्तमान के अंदर कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है हमारा। इसके अध्यक्ष कौन है? श्री NK सिंह है, इसके वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं। आयोग के सदस्य कौन है? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके कौन कौन है अध्यक्ष हैं? वो कौन है? श्री NK सिंह हैं। और जो आयोग के सदस्य हैं वो कौन है? श्री अजय नारायण झा, अनूप सिंह हैं और डॉक्टर अशोक लहड़ी। और लास्ट में कौन है? डॉक्टर रमेश चंद। ठीक है, 4 सदस्य हैं इसके, एक अध्यक्ष हैं। आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा वित्तीय आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्तीय आयोग चल रहा है। वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान के अंदर एक अध्यक्ष, 4 सदस्य हैं, इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। भाग नंबर 12 का वीडियो 2 लेके आएंगे आपको। क्लास नंबर 2 जो अनुच्छेद बच गए हैं ना 281 से लेके 300 तक, वो आपको कल पढ़ाऊंगा मैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।